दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और अमेरिका बार बार उसे हमास को समर्थन देने पर चेतावनी देता रहा। साल 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका ने तुर्की की आलोचना की, तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि एर्दोगान सरकार अब हमास को खुले मंच पर समर्थन देने से पीछे हट रही है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों दबाव में है और इसे पश्चिमी देशों के निवेश, व्यापार और पर्यटन की सख्त जरूरत है। ऐसे में हमास जैसे विवादित संगठन के साथ खुलकर खड़ा रहना तुर्की के लिए आत्मघाती हो सकता था। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर दस्तखत करके तुर्की ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह फिलिस्तीन का समर्थक बना रह सकता है, लेकिन हमास की सैन्य भूमिका से दूरी बना सकता है। यह उस संतुलन का हिस्सा है जिसमें एक ओर मुस्लिम दुनिया की भावनाएं और दूसरी ओर वैश्विक राजनीति की हकीकत। हालांकि तुर्की का यह रुख नया नहीं, यह सालों से 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा, लेकिन अब पहली बार उसने सार्वजनिक तौर पर हमास को सत्ता से बाहर करने की बात को समर्थन दे दिया। यह बदलाव उस समय आया जब मध्य पूर्व के कई देश हमास से थक चुके हैं और फिलिस्तीन को एक स्थायी राजनीतिक ढांचे में ढालना चाहते हैं। सऊदी, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश पहले ही हमास को एक बाधा मान चुके हैं। अब तुर्की भी उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। एर्दोगान का यह रुख कई लोगों के लिए धोखा हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह एक जिम्मेदार रणनीतिक कदम तुर्की की तरफ से बताया गया। फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में अब फोकस हथियारबंद प्रतिरोध से हटकर राजनीतिक समाधान की ओर जाने लगा और तुर्की नई दिशा में खुद को स्थापित करना चाहता है। शायद यही वजह है कि आज एर्दोगान के लिए हमास भूमिपुत्र नहीं बल्कि एक बाधा बन चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हमास अब इस नए संकट से कैसे निपटता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक हमला किया था, जो हमास के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद इजराइल ने जो हमले शुरू किए वो अभी तक रुके नहीं हैं। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा में जो बमबारी शुरू की वो इतने सालों बाद भी लगातार जारी है। इस बमबारी का खामियाजा फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इजरायली हमलों में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इजरायली हमलों की वजह से गाजा खंडर में अब तब्दील हो चुका है। लोगों के घर उजड़ गए हैं। लोगों को जितनी मदद चाहिए उनको उतनी मदद पहुंच नहीं रही है। गाजा वासियों को खाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वहां भूखमरी फैल रही है और लोगों की मौतें हो रही हैं। सबसे बुरी हालत तो महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की हो गई है। हर 3 घंटे पर एक बच्चे की मौत हो रही है। त्राहिमाम मच रहा है। दिल किसी का पसीज नहीं रहा।
90% घर जमींदोज हो चुके हैं। टेंट में बूढ़े और बच्चे दिन गिन रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी अकाल या भूखमरी घोषित नहीं हो सकती। इंटीग्रेट फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की 3 शर्तों में एक शर्त यह है कि हर 10,000 की आबादी में 5 बच्चों की मौत रोज हो, तभी अकाल घोषित होगा। फिलिस्तीनियों की आबादी लगभग 20 लाख है। इस लिहाज से जरूरी संख्या 1000 बैठ जाती है। इजराइल ने नाकेबंदी में ढील दी, लेकिन 2 करोड़ की आबादी तक राशन पहुंचना इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब राशन के ट्रक की तरफ बढ़ते हाथों पर गोलियां चल जाती हैं। गाजा के 90% हिस्से पर इजरायली सेना की नजर है और वो किसी भी शक का सफाया करने में यकीन रखते हैं, चाहे बच्चे मरे या फिर बूढ़े। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल यह उठता है कि आईपीसी ने भुखमरी की घोषणा क्यों नहीं की। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा का भुखमरी संकट हताशे के स्तर तक पहुंच गया है। इस महीने अब तक 82 लोग कुपोषण से मर चुके हैं। कुपोषण से मरने वालों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। आईपीसी ने इससे पहले 2004 में सोमालिया को भुखमरी से पीड़ित घोषित किया था। इसके बाद 2017 और 2020 में सूडान के खास हिस्से को अकाल पीड़ित घोषित किया गया। आखिर आईपीसी किसी इलाके को भुखमरी में मानता कब है? जब ये 3 शर्तें आपको बताते पूरी होती हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं। 20% घरों में खाने की बहुत कमी हो, यानी लोग भूखे रहें। 6 महीने से 5 साल के 30% बच्चों में गंभीर कुपोषण हो। 15% बच्चे इतने कमजोर दिखें कि ऊपरी बाजू कंकाल जैसा दिखाई दे। प्रति 10,000 की आबादी में से कम 2 लोग या 4 लोग रोज भूख या बीमारी से मरे। गाजा की आबादी के हिसाब से हम 1000 बच्चों की रोजाना मौत चाहते हैं। ये है आईपीसी के नियम जो वो बता रहा है। तब ये तय करेंगे कि भुखमरी की स्थिति है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि ये डेटा कौन जुटाए। हम ये तो जानते हैं कि हर दिन 80 लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बम से मर रहे या भूख से वे कौन तय करेगा। आपको बता दें, गाजा पट्टी का मुख्य अस्पताल इजरायली बमबारी में मैदान बन चुका है। जो अस्पताल बचे हैं वहां इलाज के लिए दवा नहीं है। गाजा की 90% आबादी विस्थापित है। विदेशों से राहत भरे टैंकर इजराइल समंदर में ही रोक रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में हम एक मानवीय त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है वो कौन रोकेगा, कौन रुकवाएगा। और गाजा में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं